नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। बिहार में छात्र आंदोलन पहुंच गया है। ऐसा नहीं है कि जंतर मंतर पर मूवमेंट चल रहा था तो बिहार उसमें शामिल नहीं था। बिहार में भी कई जुलूस निकाले गए थे और हालत यह है कि बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर माना है कि बच्चों के ऊपर न केवल AK-47 तानी गई थी बल्कि 9mm की पिस्टल से गोलियां भी चलाई गई थी। लेकिन अब जो बिहार में आंदोलन शुरू हुआ है वो बिहार के मुद्दे पर हो रहा है। बिहार में जो पेपर लीक हुआ था, जिसके बारे में आश्वासन दिया गया था कि जुलाई में यह मामला सुलझा लिया जाएगा। जुलाई बीत गई, 15 अगस्त बीत गया, आधा से ऊपर अगस्त बीत गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और इसीलिए बिहार में छात्र सड़कों पर नहीं आए, सीधे सीधे धरने पर बैठ गए और अब लंबे आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। और जब इधर बिहार में आंदोलन चल रहा है तो उधर यूपी में भी पेपर लीक और ऐसे ही मामलों को लेकर इलाहाबाद में आंदोलन शुरू हो गया है। छात्र सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, जुलूस और धरने का मामला हो रहा है और छोटे बच्चे तो रोज ही सड़क पर आ रहे हैं। आजमगढ़ की घटना है। एक स्कूल की बच्चियां, स्मिथ इंटर कॉलेज है जहां पर टीचर्स नहीं है और इसीलिए वहां की बच्चियां और वहां के बच्चे, लड़के और लड़कियां सड़क पर आ गए। 2 घंटे तक धरना प्रदर्शन किया और स्कूल में उन्होंने टीचर्स अपॉइंट करने की बात की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से खा चुकी है सारे बजट। एजुकेशन के नाम पर तो कुछ है ही नहीं इनके पास। स्कूलों की हालत खराब है, सारी परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं। एनटीए ने यूजीसी की परीक्षा कराई, यूजीसी नेट की परीक्षा कराई, उसमें भी गड़बड़ियां हुई, उसके भी 3 पेपर अब दोबारा से होंगे। तो जेनजी का जो मूवमेंट शुरू हुआ था, वो मूवमेंट जिन मुद्दों पर था उसमें नीट बिल्कुल केंद्रीय मुद्दा था। सारी मांग नीट के आसपास थी। लेकिन नीट अकेला मुद्दा नहीं है। चाहे बिहार हो, झारखंड हो, यूपी हो, कोई भी प्रदेश हो, वहां पेपर जो स्टेट गवर्नमेंट के लिए एग्जाम्स होते हैं उनके पेपर जबरदस्त तरीके से लीक हो रहे हैं। झारखंड में तो आंदोलन हुआ और गोदी मीडिया बिल्कुल पागल हो गई। लेकिन क्या वही गोदी मीडिया बिहार जाएगी? झारखंड में तो सारा मामला सुलझ गया, सारी मांगें मान ली गई। लेकिन क्या यही गोदी मीडिया बिहार जाकर सम्राट चौधरी पर प्रेशर बनाएगी? क्या सम्राट चौधरी का इस्तीफा मांगेगी? नहीं मांगेगी। आप जानते हैं, जहां बीजेपी की सरकार है वहां खामोश हो जाएगी ये मीडिया। झारखंड के मुद्दे पर तो राहुल गांधी ने पिटाई का विरोध किया, छात्रों की मांग का समर्थन किया, लेटर लिखा बाकायदा झारखंड के चीफ मिनिस्टर को और कहा कि इनसे मिलिए और बात सुलझाइए। और 24 घंटे के अंदर झारखंड का मामला पूरी तरह से सुलझ गया। लेकिन क्या बिहार में ऐसा होगा? क्या नरेंद्र मोदी सम्राट चौधरी को चिट्ठी लिखेंगे? क्या नरेंद्र मोदी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखेंगे कि छात्रों से बात करो? किस मुंह से चिट्ठी लिखेंगे? किस मुंह से चिट्ठी लिखेंगे जब जंतर मंतर पर छात्रों से बात करने वो गए ही नहीं? और आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी कैसे जंतर मंतर मामले पर लगातार ऐसी बातें कर रही हैं जिनको सुनकर आपको आश्चर्य होगा। यूपी के एक मंत्री जी ने कहा कि जब छात्र सड़क पे आएंगे तो पैलेट गन क्यों नहीं चलाई जाएगी। और किरण रिजिजू, जो संसद में इस बार चेहरा बने हुए थे भारतीय जनता पार्टी का, संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने ANI से बातचीत की। वो वीडियो पब्लिक में है और उस बातचीत में वो कहते हैं कि किसी प्रदर्शनकारी को गंभीर चोट नहीं लगी। किसी प्रदर्शनकारी को गंभीर चोट नहीं लगी, ये कह रहे हैं किरण रिजिजू। अब यहां पर आपको मैं राहुल गांधी का वो वीडियो दिखाता हूं जिसमें वो अपने साथ एक ऐसे लड़के को लेकर आए थे जिसको पैलेट गन लगी थी और जिसके बारे में कहा जा रहा है कि पता नहीं उसकी आंखें बच पाएंगी या नहीं। भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती रही कि पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं हुआ है। और जब हॉस्पिटल में RTI लगाई गई, साकेत गोखले ने RTI लगाई, तो RTI में निकलकर यह आया कि कम से कम 10 बच्चे ऐसे थे जिनको पैलेट गन से चोट लगी थी। कम से कम 10 बच्चे ऐसे थे। रिपोर्ट आई बाकायदा कि पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस थाने की 20 जुलाई की जनरल डायरी के अनुसार इस दौरान DCP के आदेश पर RAF ने 55 नॉन इलेक्ट्रिकल सेल्स, 15 इलेक्ट्रिकल सेल्स, 5 आंसू गैस के गोले और एंटी रायट गन से 2 गोले दागे थे। पैलेट गन्स चली थी। और किरण रिजिजू बैठकर ये कह रहे हैं कि किसी भी छात्र को गंभीर चोट नहीं लगी है। पैलेट गन से चोट लगना गंभीर नहीं होता। वो कह रहे हैं किसी की हड्डी नहीं टूटी है।
कितने ही वीडियोस हमने ऐसे देखे थे। वो वीडियो आपने देखे हैं, हमने देखे हैं, जिसमें डिंपल यादव एक कराहते हुए बच्चे के साथ हैं जिसकी जबरदस्त पिटाई हुई है। कितने ही बच्चों की पिटाई हुई जो अगले दिन प्लास्टर वगैरह बांध कर वहां पर पहुंचे थे। और किरण रिजिजू कह रहे हैं किसी को गंभीर रूप से चोट नहीं लगी है। क्या 150 लोग मर जाते तब किरण रिजिजू कहते कि हां गंभीर तरीके से चोट लगी है। ये सरकार की सेंसिटिविटी है। बिहार सरकार, मैंने आपको बताया, सुप्रीम कोर्ट में इनको मानना पड़ा कि AK-47 का भी इस्तेमाल हुआ और साथ में एक पुलिस इंस्पेक्टर ने, SI ने 9mm की पिस्तौल से 2 गोलियां भी चलाई जिनसे 3 बच्चों को, 3 प्रदर्शनकारियों को मामूली चोट आई। गोलियां तो चलाई थी, मामूली चोट आई। अगर आई भी मामूली भी है तो ये उनकी किस्मत है, वरना गोली तो मारने के लिए ही चलाई जाती है, मर सकते थे। लेकिन सम्राट चौधरी से कोई सवाल नहीं पूछेगा कि आपके यहां AK-47 तानने की इजाजत किसने दी थी, 9mm की पिस्तौल से गोली चलाने की इजाजत किसने दी थी। ये कोई नहीं पूछेगा सम्राट चौधरी से। नरेंद्र मोदी सम्राट चौधरी को कोई चिट्ठी नहीं लिखेंगे, किसी तरह की कोई चिट्ठी नहीं लिखेंगे। कोर्ट में मामला गया है तो पुलिस का कहना है, पुलिस का हलफनामा है जंतर मंतर प्रोटेस्ट पे कि मार्च गैर कानूनी था, इसकी परमिशन नहीं थी, वगैरह वगैरह वगैरह। क्यों नहीं थी परमिशन? क्यों नहीं थी परमिशन? और अगर परमिशन नहीं थी तो क्या इतना ज्यादा बल प्रयोग करना उचित था? इस सवाल का जवाब कोर्ट में पूछा जाएगा, कोर्ट में वो जवाब देंगे। लेकिन मोटी बात यह है कि अब ये आंदोलन इनके कंट्रोल से बाहर निकल चुके हैं। और ये सब क्यों हो रहा है, इसको समझने के लिए एक आर्टिकल पढ़ने की सलाह दूंगा। न्यूयॉर्क टाइम्स में यह आर्टिकल छपा हुआ है। अब देखिए, हिंदुस्तान के अखबारों की हिम्मत तो नहीं होती है इस तरह के आर्टिकल छापने की, लेकिन विदेशों के अखबारों में ऐसे आर्टिकल छप जाते हैं। इस आर्टिकल में भारत की शिक्षा व्यवस्था पर बात की गई है और खास तौर पर जिस तरह से प्राइवेट कॉलेज और बाकी सब खुला है, इस पर बात की गई है। इस आर्टिकल को पढ़ते हुए समझ में आता है कि माँ बाप, खास तौर से प्राइवेट कॉलेजेस में, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस की स्थिति तो इतनी खराब है कि क्या कहिए क्या ना कहिए। स्कूलों की स्थिति तो आपने देखी ही है, लगातार वीडियोस आ ही रहे हैं। प्राइवेट कॉलेजेस जो शानदार महलों की तरह बने हुए हैं, बाहर से देखिए तो लगता है कोई 5 स्टार होटल है, जहां लाखों की फीस है, जहां 3 साल बच्चों को पढ़ाने में या 2 साल बच्चों को पढ़ाने में 50-60 लाख एक परिवार का खर्च हो जाता है। 15-20 लाख तो कम से कम खर्च होता है। वहां पढ़ाना, हॉस्टल में रखना, सारी सुविधाएं देना बड़ा मुश्किल काम होता है। फिर भी माँ बाप अपनी सारी बचत लगाकर बच्चों को वहां पढ़ने भेजते हैं। कंप्यूटर में कोई डिग्री ले रहा है, कोई किसी में डिग्री ले रहा है, और उसके बाद नौकरियां नहीं है। भारत के बाजार में नौकरियां हैं ही नहीं। लाखों खर्च करने के बाद जो बच्चे इंजीनियरिंग और बाकी सबके ग्रेजुएट होकर निकल रहे हैं, बाजार में उनके लिए नौकरी नहीं है। कर्जा लेकर जो माँ बाप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो कर्जा कहां से चुकाएं उनके समझ में नहीं आ रहा है। इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिए, कंप्यूटर कॉलेज खोल दिए, MBA के कॉलेज खोल दिए, MCA के कॉलेज खोल दिए, पता नहीं कौन कौन से कॉलेज खुले हुए हैं। पूरा इलाका है नॉलेज हब कहा जाता है, जहां सस्ती जमीनें दी गई और पूंजीपतियों ने बड़े बड़े कॉलेज खोल दिए, लूट के अड्डे खोल दिए, जहां लाखों करोड़ों की कमाई हो रही है। लेकिन जो बच्चे डिग्री लेकर निकल रहे हैं, उनके डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, उनको कहीं नौकरी नहीं मिल रही, रोजगार है ही नहीं। सरकार रोजगार से पल्ला झाड़ चुकी है। जिस सरकार का प्रधानमंत्री कहे कि आपके चैनल के बाहर जो पकौड़ी बेच रहा था वो भी रोजगार है, वो प्रधानमंत्री, वो सरकार रोजगार के लिए कितना ध्यान देंगे, ये समझाने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस देश में लगातार बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं, लाखों खर्च कर रहे हैं, जी भर के मेहनत कर रहे हैं, डिग्रियां मिल रही हैं, लेकिन जब बाजार में आ रहे हैं तो पता चल रहा है कि 50,000 लाख रुपए की नौकरी मिलना भी बेहद बेहद मुश्किल है। मैंने देखा है, इंजीनियर्स को देखा है मैंने, जोमेटो का सामान पहुंचा रहे हैं या फिर गली गली घूमकर सामान बेच रहे हैं। इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद टेक्नीशियन भी ठीक से नहीं बन पा रहे। इन बच्चों में गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, इन युवाओं में गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन मोदी सरकार और किरण रिजिजू जैसे लोग, या सम्राट चौधरी जैसे लोग, या मदन दिलावर जैसे लोग, कल मैंने उनको दिलावर खान गलती से बोल दिया था, मदन दिलावर उनका नाम है। उनका एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था जिसमें एक बच्ची से पूछते हैं किस क्लास के हो तुम लोग, वो कहती है 10th की, तो कहते हैं मुझे तो 10वीं बताया गया था। तो बच्ची कहती है अरे 10th ही 10वीं होता है। तो बेचारे शर्मा जाते हैं, इतने पढ़े लिखे हमारे शिक्षा मंत्री हैं राजस्थान के। खैर,
तो इस तरह के लोगों को यह दर्द कभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मंत्रियों संतरियों के बच्चे तो विदेश में पढ़ते हैं, वहीं नौकरी करते हैं, शानदार जिंदगी जीते हैं। आम आदमी, मिडिल क्लास का आदमी यह सपना देखता है कि बच्चा पढ़ लिख जाए, उसके पास अच्छी डिग्री आ जाए तो उसकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी, और उसके लिए लाखों खर्च करके शिक्षा की इन दुकानों में अपने बच्चों को भेजता है, और फिर जब बाहर निकलते हैं वो तो सड़क पर आ जाते हैं। यह गुस्सा है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन यह गुस्सा है देश में, और यह ऐसा गुस्सा है जो हिंदू मुसलमान चलाने पर भी नहीं रुकेगा। ठीक है, कांवड़ हो गई, कांवड़ के सारे खेल हो गए, लेकिन कांवड़ के बाद लौटकर उनको अपने घरों पर जाना है, अपने खेतों में जाना है, अपने उन्हीं टूटे फूटे स्कूलों में जाना है, और उसके बाद या तो मजदूरी करनी है और या तो नशे का शिकार हो जाना है। यही तो हो रहा है। युवाओं का एक हिस्सा नशे का शिकार है, चाहे वो रील का नशा हो, चाहे किसी और चीज का नशा हो, और दूसरा हिस्सा समझ नहीं पा रहा है कि क्या करे। एक हिस्से को धर्म में उलझा दिया गया है, लेकिन 11 साल में उसके समझ में आ गया है कि मस्जिद के सामने नाचने से नौकरी नहीं मिलनी। धर्म की राजनीति से नेताओं को फायदा होता है, वो सीटें जीतते हैं, लेकिन जनता का कोई फायदा नहीं होता। जनता तो पिस ही रही है। बुलडोजर चलता है तो अब तो सबके यहां बुलडोजर चल रहा है। बनारस में बुलडोजर चला तो मुसलमान नहीं परेशान हुए, उससे ज्यादा हिंदू परेशान हुए। मेरठ में एक पूरी मार्केट गिरा दी गई तो वहां हिंदुओं की दुकानें ज्यादा थी। तो लोगों के समझ में आ रहा है, लोग देख रहे हैं कि राम मंदिर की इतनी बड़ी लूट हुई और जो सरगना थे उसके, उनको बरी कर दिया गया। लोग देख रहे हैं कैसे 1500 का जो डस्टबिन होता है 15,000 में खरीदा जा रहा है। लोग देख रहे हैं कि सड़कों में कैसे लूट मची है। लोग देख रहे हैं हर चीज में कैसे लूट मची है। लोग देख रहे हैं नेताओं और बड़े अफसरों के बच्चे कैसे विदेशों में मौज कर रहे हैं, और उनके बच्चों के लिए न पढ़ने की जगह है और न नौकरी। और लोग देख रहे हैं कि बच्चे जब अपना अधिकार मांगने के लिए सड़क पर उतरे तो कानूनी और गैर कानूनी समझाया जा रहा है। उन पे जो लाठियां चली, पैलेट गन चले, आंसू गैस के गोले चले, उनको सही ठहराया जा रहा है। और सरकार का एक मंत्री ANI पर बैठ के कह रहा है कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ, शायद वो छात्रों के मरने का इंतजार कर रहा था। मर जाते कुछ छात्र तब शायद वो कह पाता कि हां कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये देश की हालत है, ये देश के सरकार की हालत है। ये देश के उस सरकार की हालत है जो बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन हथियार एक खुद नहीं खरीद पाती है। अमेरिका से खरीदती है, किराए पर लाती है। 1700 करोड़ रुपए देकर वो ड्रोन किराए पर लाती है, MQ-9 रीपर ड्रोन, जो 45 ड्रोन ईरान जंग में गिरा चुका है। लोग शायद समझेंगे कि सारे सैंक्शन के बावजूद ईरान ने न केवल अपनी जनता को शानदार एजुकेशन दी है, बल्कि हथियार भी बनाए हैं, मिसाइल्स बनाई हैं, ड्रोन्स बनाए हैं। और हमारे यहाँ मेक इन इंडिया के नाम पर असेंबल इन इंडिया चल रहा है। यहां से सामान लाओ, वहां से सामान लाओ, सब असेंबल करो और बेचो। नई इंडस्ट्री पढ़ नहीं रही है, प्रोडक्शन कहीं हो नहीं रहा है, तो आप बताइए रोजगार कहां मिलेगा? इंजीनियर कहां काम करेगा? जहां कुछ काम होगा, जहां कुछ बन रहा होगा, वहां इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन हमारे यहाँ क्या बन रहा है? हमारे यहाँ कुछ नहीं बन रहा है। हमारे यहाँ ऐसी सड़कें बन रही हैं जो पहली बारिश में बह जाती है। मैं बार बार ये एग्जाम्पल देता हूं कि बाजार में जाइए, एक लाइटर खरीदिए, वो चाइना का बना हुआ मिलेगा। गणेश जी की मूर्ति खरीदिए, चाइना का बना हुआ मिलेगा। जो खरीदने जाएंगे चाइना का बना हुआ मिलेगा। कपड़े की चीजें खरीदने जाएंगे, जूते खरीदने जाएंगे तो बांग्लादेश का बना हुआ मिलेगा। मेड इन इंडिया देखने के लिए आप तरस जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बहुत प्लांट तरीके से पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। सड़कें बनने से विकास नहीं होता, बड़ी बड़ी चमकती हुई बिल्डिंगें बनने से विकास नहीं होता, नए नए मॉल खुलने से विकास नहीं होता। विकास तब होता है, आत्मनिर्भरता तब आती है जब युवाओं को उनकी योग्यता के हिसाब से रोजगार मिलता है, जब कोई देश अपनी जरूरत की ज्यादातर चीजें खुद बनाता है और दुनिया भर को वो चीजें बेचता भी है। विकास देखना है तो चाइना में जाकर देखिए, विकास देखना है तो दूसरे देशों में जाकर देखिए। यहां तो विनाश को विकास कहा जाता है। पूरी तरह से हथियार से लेकर हर चीज पर दूसरों पर डिपेंड होने के बाद कहा जाता है हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, और जहां रोजगार एकदम खत्म किया जा रहा है वहां कहा जाता है कि 2047 तक इंतजार कीजिए। 2047 में पता नहीं आज के कितने लोग जिंदा रहेंगे, लेकिन 2027 और 26 में तो हमें
यही अंधेरा समय दिख रहा है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जनता को बहुत दिनों तक बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। मोदी सरकार के जाने का वक्त आ गया है। या तो इन चीजों को सुधारिए और या कुर्सी को छोड़ दीजिए। लोकतंत्र है, आपकी जगह कोई और आएगा और वो अगर ढंग से काम करेगा तो जनता उसको फिर चुनेगी, और नहीं करेगा तो उसको भी बाहर करेगी। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।